नागेश करजवी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो आज हम व्याकरण के अंतर्गत क्रिया यह घटक देखेंगे। सबसे प्रथम हम क्रिया अर्थात क्या है, यानी कि क्रिया की जो परिभाषा है एवं उसकी जो व्याख्या है वह देखेंगे। जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया की व्याख्या क्या है? क्रिया की व्याख्या इस प्रकार से है कि जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए और रेखांकित वाक्यांशों पर विशेष ध्यान दीजिए। नीचे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना बच्चों, तो उनमें से कुछ शब्द मैंने क्या किए हैं, वाक्यांश जो है उसे अधोरेखांकित किया, उस पर आप लोग क्या कीजिए, विशेष ध्यान दीजिए। तो सबसे प्रथम वाक्य जो है वह इस प्रकार से है, पायल खाना खा रही है। इसमें खा रही है इसे अधोरेखांकित किया गया है। दूसरा वाक्य है, सुनीता बांसुरी बजा रही है। यहां पर बचा रही है इसे अधोरेखांकित किया है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहां पर पढ़ रहे हैं इसके नीचे अधोरेखांकित किया गया है। और जो अगला वाक्य है चौथा, इसमें किसान हल चला रहे हैं। इस वाक्य में चला रहे हैं इसके नीचे अधोरेखांकित किया गया है। पांचवा जो वाक्य है, वर्षा हो रही है। इस वाक्य में हो रही है इसे अधोरेखांकित किया गया है। उपरोक्त जो हमने 5 वाक्य देखे हैं, इन पांचों वाक्यों में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, यानी कि इन कार्यों का पता इन वाक्यों में आए जो अधोरेखांकित शब्द है ना उनसे चल रहा है। अर्थात यह जो 5 वाक्य है, इस 5 वाक्य में हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, जैसे कि 5 वाक्यों में अलग अलग कार्य हो रहा है। और इन कार्यों का पता हमें कब चलता है, जब हम वहां पर अधोरेखांकित जो वाक्यांश है उन्हें देखते हैं। तो उन अधोरेखांकित शब्दों से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ कार्य वहां पर हो रहा है। तो ये शब्द है, खा रही है, बचा रही है, पढ़ रहे हैं, चला रहे हैं, रो रही है। इन शब्दों को हमने क्या किया था, रेखांकित किया था, तो इनसे हमें क्रिया होने का पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो देखिए, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है, लिखा, पढ़ा, किया, पढ़ेगा, करेगा आदि क्रियापद हैं। मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, यह क्रियापद कौन कौन से हैं? दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है, लिखा, पढ़ा, किया, पढ़ेगा, करेगा, यह आदि क्या है? क्रियापद हैं। अब देखिए, दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है आदि क्रियाओं का सामान्य रूप जो होता है ना, वह इस प्रकार से होता है कि दौड़ना, खाना, पढ़ना है। मतलब दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है, यह जो आदि क्रियाएं हैं, इन जो क्रियाओं का जो सामान्य रूप होता है वह दौड़ता है का दौड़ना, खाता है का खाना, पढ़ता है का पढ़ना, यह क्या है? सामान्य रूप है। जैसे कि होना और करना। अगर होना में क्या है? यह मंदिर है, यह फूल है। अब करना में क्या आएगा कि लोग नदी में तैर रहे हैं, तैरने की क्रिया वहां कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है, माली बगीचे में पानी दे रहा है। माली
देने का जो कार्य है वह अभी कर रहा है, उसका कार्य संपन्न नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर पानी देने की जो क्रिया है बगीचे में, वह क्रिया अभी शुरू है। तो क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्द मिलाकर एक क्रिया की तरह कार्य करते हैं। अब देखिए, क्रिया कभी एक शब्द की होती है, मतलब एक शब्द से भी हमें क्रिया का पता चलता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक या एक से अधिक शब्द मिलते हैं तो उन शब्दों को मिलाकर एक क्रिया की तरह क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो पहला उदाहरण देखिए, मां ने बेटे को पढ़ाया। मां ने क्या किया, बेटे को पढ़ाया, पढ़ाने की क्रिया है। तो नीचे क्या है, उसी वाक्य का रूपांतरण देखिए, दूसरी क्रिया में किया है, मां बेटे को पढ़ाती है। मां क्या करती है, बेटे को पढ़ाती है। और वही क्रिया वापस पुनः रूपांतरित हो गई, एक से अधिक शब्दों में आ गई कि मां बेटे को पढ़ा रही है। मां बेटे को पढ़ा रही है। उसी प्रकार नीचे मैंने और दो उदाहरण लिए हैं, जैसे कि दूसरा उदाहरण है, रीमा गाना गाएगी। रीमा क्या करेगी, गाना गाएगी। रीमा गाना गा चुकी है। रीमा क्या कर चुकी है, गाना गा चुकी है। और तीसरा है, रीमा गाना गा रही है। रीमा गाना गा रही है, यानी कि क्रिया क्या है, गाना गाने की है। पहले वाक्य में गाना गाएगी, गाने वाली है। दूसरे वाक्य में गाना गा चुकी है और तीसरे वाक्य में गाना गाने की क्रिया शुरू है। अभी तीसरा उदाहरण देखिए, मैंने फल खरीदे। तीसरे उदाहरण में भी हमने 3 वाक्य लिए हैं। पहला है, मैंने फल खरीदे। मैंने फल खरीदे थे। मैं फल खरीद रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्रिया क्या है, फल खरीदने की क्रिया है। तो पहले वाक्य में मैंने क्या किया है, फल खरीदे हैं। दूसरे वाक्य में मैंने फल खरीदे थे, भूतकाल। और तीसरे वाक्य में मैं अभी फल खरीद रहा हूं, खरीदने की क्रिया अभी शुरू है। धातु, क्रिया का जो मूल रूप है वह धातु कहलाता है। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। अर्थात क्रिया के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अर्थात क्रिया के जो अनेक रूप होते हैं ना, उन अनेक रूपों में जो अंश होते हैं वह समान रूप से मिलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रिया की धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर भी पहले उदाहरण में मैंने 3 वाक्य लिए हैं, दूसरे उदाहरण में भी मैंने 3 वाक्य लिए हैं जो अलग अलग है। पहला उदाहरण हम देखते हैं कि पहले उदाहरण में हमने 3 वाक्य लिए हैं, उसमें से पहला है, मैंने खाना खाया। दूसरा है, मैं खाना खा चुका। और तीसरा है, मैं खाना खा रहा हूं। अब देखिए पहला जो वाक्य है उसमें मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है या खाया है, नहीं, मैंने खाना खाया। दूसरा जो वाक्य है वह है, मैं खाना खा चुका, खाने की क्रिया हो चुकी है। और तीसरा जो वाक्य है वह है, मैं खाना खा रहा हूं, यानी कि खाने की क्रिया अभी हो रही है। उसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है, इसमें राधा ने पुस्तक पढ़ी। राधा ने क्या की, पुस्तक पढ़ी। उसके पश्चात है, राधा पुस्तक पढ़ेगी और राधा पुस्तक पढ़ती है। मतलब यहां पुस्तक पढ़ने की क्रिया है, परंतु उसको देखिए अलग अलग काल में यहां पर बताया है कि राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ेगी और राधा पुस्तक पढ़ती है। अर्थात क्रिया का जो मूल रूप है उसे वह धातु कहलाता है। अर्थात क्रिया के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलते हैं उन्हें क्रिया की धातु कहते हैं। यानी कि यहाँ खाने की क्रिया है, खाया, खा रहा हूं। पढ़ी, पढ़ेगी, पढ़ती है। पढ़ना, यह क्या है, क्रिया का मूल रूप है। जो यहाँ
अनेक रूपों में क्या होता है, इसके अंश समान रूप से हमें मिलते हैं। अनेक रूप है यहाँ पढ़ेगी, पढ़ी, पढ़ती है, मतलब क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात क्रिया के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलते हैं उसे क्रिया की धातु कहते हैं। तो यहां पर हमने अब क्या देखा कि क्रिया का अर्थ एवं क्रिया की परिभाषा देखी। अच्छा, तो उसके बाद हमने यह देखा कि जो धातु है किसे कहते हैं और उसके उदाहरण भी हमने देखे। अब यह जो ऊपर हमने जो वाक्य देखे हैं इनमें हमने यह देखा कि इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि पहले 3 वाक्यों में खा तथा दूसरे 3 वाक्यों में पढ़ क्रिया का समान रूप है। मतलब देखिए, पहले वाक्यों में हमने यह देखा कि पहला वाक्य हमारा क्या था कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूं और मैं खाना खा रहा हूं। इसमें खा यह शब्द तथा दूसरे 3 वाक्यों में क्या है कि देखो, दूसरे 3 वाक्य यह थे कि राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ेगी और राधा पुस्तक पढ़ती है। तो इस दूसरे 3 वाक्य में पढ़ क्रिया का समान रूप है। पहले वाक्य में खा क्रिया का समान रूप है और दूसरे 3 वाक्यों में पढ़ क्रिया का समान रूप है। अतः खा और पढ़ क्रिया का धातु रूप है। अतः खा और पढ़ यह क्रिया का धातु रूप है। इसमें न जोड़ने से क्रिया का समान रूप बनता है। इसमें न जोड़ने से क्रिया का क्या बनता है, समान रूप बनता, सामान्य रूप बनता है, जैसे कि खाना, पढ़ना। ठीक है। अब यहां पर धातु रूप और उसके सामान्य रूप मैंने यहां पर लिए हैं कुछ उदाहरण। देखिए, धातु रूप में अगर हंस है तो सामान्य रूप में उसे न लगने से क्या होता है, हंसना बन जाता है। धातु रूप में अगर लिख है उसे सामान्य रूप में न लगने से लिखना हो जाता है। धातु रूप में सो है तो सामान्य रूप में उसके आगे न लगता है तो उसका क्या हो जाता है, सोना। और अगर धातु रूप में देख यह क्रिया है तो इस क्रिया के आगे न लगने से या न का प्रयोग करने से सामान्य रूप इसका क्या हो जाता है, देखना। तो देखिए, यहाँ पर हंस का सामान्य रूप हंसना होता है, लिख का सामान्य रूप लिखना होता है, सो का सामान्य रूप सोना होता है और देख का सामान्य रूप देखना होता है। अब देखिए, क्रिया के भेद, जिस प्रकार हमने संज्ञा के भेद देखे, विशेषण के भेद देखे, उसी प्रकार अब हम क्या देखेंगे, क्रिया के भेद देखेंगे। भेद अर्थात क्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर जो क्रिया है उसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2। यानी कि क्रिया के कितने भेद हैं बच्चों, क्रिया के 2 भेद हैं। सबसे पहला जो भेद है वह है अकर्मक क्रिया। पहला भेद क्या है, अकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद क्या है, सकर्मक क्रिया। दूसरा भेद क्या है, सकर्मक क्रिया। सबसे प्रथम हम क्या देखेंगे, अकर्मक क्रिया देखेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण क्या है, यह हम देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की व्याख्या एवं परिभाषा जो है वह इस प्रकार से आती है कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा जो एक वाक्य होता है उस एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया यह तीनों आ जाते हैं, तभी हमारा वाक्य पूर्ण होता है। परंतु अकर्मक क्रिया में क्या है कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं 2। इसमें से पहला उदाहरण है राधा हंसती है और दूसरा उदाहरण है अनीश सो रहा है। पहला उदाहरण क्या है, राधा हंसती है और अनीश सो रहा है। अब देखिए, अब राधा हंसती है इस वाक्य में
राधा क्या हो गई? कर्ता हो गई। और हस्ती क्या है? क्रिया है। यहां कर्म आया है क्या? नहीं आया है, परंतु यह वाक्य पूर्ण हो गया ना, राधा हस्ती है, तो राधा यह क्या है? कर्ता है, और हस्ती यह क्या है? क्रिया है। यह कर्म नहीं आया है। और उसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है, इस दूसरे वाक्य में जो अनीश है वह क्या है? कर्ता है। और सो यह क्या है? सो रहा है, सो यह क्या है? क्रिया है। तो यहां कर्ता है, क्रिया है, परंतु कर्म आया है क्या? नहीं आया है। यानी कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब भी हमने जो दो वाक्य देखे कि जैसे कि राधा हस्ती है प्रथम वाक्य, और दूसरा वाक्य है अनीश सो रहा है। तो यह जो उपरोक्त दोनों वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में राधा तथा अनीश कर्ता है, हस्ती और सोना यह क्या है? क्रिया है। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं, क्योंकि वहां कर्म है ही नहीं है। तो देखिए हमने यह जो दो वाक्य देखे, इन दोनों वाक्यों में क्या है? कर्ता है। जैसे कि पहले वाक्य में कर्ता कौन है? राधा है, तथा दूसरे वाक्य में कर्ता कौन है? अनीश है। तो यहां पर हस्ती और सोना, यानी कि पहले वाक्य में हस्ती और दूसरे वाक्य में सोना, यह दोनों क्रियाएं हैं। तो इन दोनों क्रियाओं में क्रिया का फल सीधे किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कर्म पर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। यानी कि जो क्रिया है उसका फल सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। यानी कि हस्ती है, कौन हस्ती है? राधा हस्ती है। सो रहा है, कौन सो रहा है? अनीश। यानी कि इन वाक्यों में जो क्रिया है उस क्रिया का फल सीधे किस पर हो रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं। तो इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्या हो गई? अकर्मक क्रियाएं हो गई। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्या हो गई? अकर्मक क्रियाएं हो गई हैं। अब जो दूसरा भेद है वह है क्रिया का दूसरा भेद सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? तो चलो देखते हैं कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म जो है उस पर प्रभाव पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। पुनः एक बार सकर्मक क्रिया की परिभाषा ध्यान से सुनिए बच्चों। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी कि वाक्य में क्रिया होती है परंतु क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो वह क्रियाएं क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि अकर्मक क्रिया में हमने देखा कि इसमें क्या होता है? क्रिया में कर्म ही नहीं होता है, उसे अकर्मक कहा जाता है। परंतु सकर्मक वाक्यों में क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ता है, और जब ऐसा होता है कि क्रिया का कर्म पर सीधे प्रभाव पड़ता है तो उसे वह जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला जो उदाहरण है वह है दिव्या नृत्य कर रही है। पहला उदाहरण क्या है? दिव्या नृत्य कर रही है। इस वाक्य में जो दिव्या है वह क्या है? कर्ता है। नृत्य जो है वह क्या है? कर्म है। और कर रही है क्या है? क्रिया है। ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखिए, दूसरे वाक्य में दूसरा वाक्य इस प्रकार से है, मनीष गाने सुन रहा है। दूसरा वाक्य क्या है? मनीष गाने सुन रहा है। अब इसमें मनीष जो है वह है कर्ता, गाने यह है कर्म, और सुन रहा है यह क्या है? क्रिया है। मनीष क्या है? कर्ता है, गाने कर्म है, और सुन रहा है यह क्या है? क्रिया है। उसी प्रकार तीसरा जो वाक्य है वह है पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। तीसरा वाक्य क्या है? पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। अब इस वाक्य में पिताजी जो है वह क्या है? कर्ता है। कर्ता कौन है? पिताजी। कर्म कौन है? गाड़ी। कर्म कौन है? गाड़ी। और फिर क्रिया क्या है? यहाँ पर चला रहे
हैं। क्रिया क्या है? चला रहे हैं। तो अब देखिए उपरोक्त तीनों वाक्यों में क्रम से दिव्या, मनीष, पिताजी यह करता है। नृत्य, गाने, गाड़ी यह क्या है? कर्म है। और कर रही है, सुन रहा है, चला रहा है यह क्या है? क्रिया है। यह क्या है? क्रिया है। अब इन तीनों क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ रहा है। इन तीनों क्रियाओं का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ नृत्य, रेडियो और गाड़ी यह क्या है? कर्म है, जिससे क्या है कि क्रिया जुड़ी हुई है। इन तीनों कर्मों से क्रिया जुड़ी हुई है। अतः ये क्या हो गई? सकर्मक क्रियाएं हो गई। अतः ये क्या हो गई? सकर्मक क्रियाएं हो गई। अब सकर्मक क्रिया जो है, इस सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो क्रिया है, इस क्रिया के दो भेद हैं। सबसे पहला अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अब यह जो सकर्मक क्रिया है, इस सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो इसमें से सबसे प्रथम भेद जो है वह है एक कर्मक क्रिया, और द्वितीय भेद जो है वह है द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद है वह है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा जो भेद है वह है द्विकर्मक क्रिया। अब हम एक कर्मक क्रिया अर्थात क्या यह देखेंगे। सबसे प्रथम उसकी परिभाषा देखेंगे कि एक कर्मक क्रिया अर्थात क्या है। तो एक कर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस वाक्य में क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। पुनः एक बार सुनिए कि जिस वाक्य में क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इससे क्रिया में क्या, यह प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि अर्पिता क्या लिख रही है? पत्र। दूसरा वाक्य है अमित क्या बना रहा है? चित्र। यानी कि पहले वाक्य में प्रश्न पूछा गया है कि अर्पिता क्या लिख रही है, तो उत्तर हमें क्या मिला? पत्र लिख रही है। और दूसरे वाक्य में हमने प्रश्न पूछा कि अमित क्या बना रहा है, तो हमें उत्तर मिला चित्र। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर भी मिल जाता है। अब दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया जो है उसकी परिभाषा देखिए कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करते हैं। द्विकर्मक क्रिया में क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करते हैं। पुनः एक बार द्विकर्मक क्रिया अर्थात क्या देखिए बच्चों कि जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है, परंतु द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इससे क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करते हैं। इससे क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करते हैं। अब हम उसके उदाहरण देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला जो उदाहरण है वह इस प्रकार से है, माली पौधों को पानी दे रहा है। पहला वाक्य क्या है? माली पौधों को पानी दे रहा है। इस वाक्य में क्या दे रहा है ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या मिलता है? पानी दे रहा है। और
किसको दे रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या मिलेगा, पौधों को। अर्थात कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, परंतु इसमें जो क्रिया होती है, इस क्रिया से क्या तथा किसको, इस प्रश्न का ऐसा प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, पहला जो वाक्य हमने देखा कि माली पौधों को पानी दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, पानी, और किसको दे रहा है, पौधों को। यानी कि यहाँ पर दो प्रश्न आए हैं कि क्या दे रहा है और किसको दे रहा है, ऐसे दो प्रश्न किए गए हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं कि नर्स रोगी को दवा पिलाती है, दूसरा उदाहरण क्या है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। अब इसमें देखिए क्या पिलाती है, मतलब क्या से शुरू होने वाला भी प्रश्न आया है कि नर्स रोगी को दवा पिलाती है, नर्स क्या पिलाती है, दवा, किसको पिलाती है, रोगी को। यानी कि दूसरे वाक्य में भी देखिए क्या तथा किसको, इनसे प्रश्न किया गया है। तो पहला क्या आता है कि क्या पिलाती है, और दूसरा क्या है प्रश्न, किसको पिलाती है। पुनः एक बार दूसरा उदाहरण देखिए, नर्स रोगी को दवा पिलाती है, इसमें क्या पूछा गया है, क्या से शुरू होने वाला प्रश्न ऐसा है कि क्या पिलाती है, उत्तर क्या है, दवा, और किसको पिलाती है, रोगी को। तो उपरोक्त दोनों वाक्य क्या है, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। उपरोक्त दोनों वाक्य क्या है, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब विशेष ध्यान रहे कि द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रिया में हमें विशेष क्या ध्यान रखना है कि इस द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। एक कर्म क्रिया के समीप होता है तो दूसरा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर होता है। दो कर्म होते हैं द्विकर्मक में, तो पहला कर्म जो होता है वह क्रिया के समीप होता है, यानी कि नजदीक होता है, और दूसरा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर होता है, वह नजदीक नहीं होता है। तो मुख्य कर्म कारक चिन्ह रहित होता है तथा गौण कर्म जो है वह कारक चिन्ह सहित होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो माली पौधों को पानी देता है, इस वाक्य में क्रिया का मुख्य कर्म है पानी, तथा पौधों को यह गौण कर्म है, ठीक है। मुख्य कर्म क्या है इस वाक्य में, पानी है, और तथा गौण कर्म क्या है इस वाक्य में, पौधों को। अब प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के जो भेद है वह 5 भेद है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है, 5 भेद है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा नाम धातु क्रिया। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 5 भेद है। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा है नाम धातु क्रिया। अब सामान्य क्रिया में ऐसा है कि क्रिया का सामान्य या सरल रूप क्या है, सामान्य क्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मीरा ने आइसक्रीम खाई, बाग में फूल खिला। अब संयुक्त क्रिया जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक क्रिया के रूप में हो तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मीरा आइसक्रीम खा चुकी, और दूसरा उदाहरण है प्रिया किताब पढ़ चुकी। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण मीरा आइसक्रीम खाकर पढ़ने लगी, और दूसरा है बाग में फूल खिलकर मुरझा गया। अब इसमें अधिकांश क्रिया के साथ कर लगा होता है, जैसे उपरोक्त दोनों वाक्यों में खाकर तथा खिलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो मीरा ने 2 क्रियाएं की, खाने की और पढ़ने की। पहले खाया फिर पढ़ा, इस प्रकार खाकर पूर्वकालीन क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं काम न करने की, यानी कि कर्ता जहां स्वयं काम न करे और किसी अन्य से काम करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर अध्यापक ने बच्चों से चार्ट बनवाया, माँ ने दीदी से कहानी सुनवाई। यह जो उपरोक्त दोनों वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में अध्यापिका तथा माँ ने
स्वयं कार्य न करके क्रमशः चार्ट लगवाने तथा कहानी सुनवाने का कार्य बच्चों तथा दीदी से करवाया है। अतः लगवाना और सुनवाना यह क्या हो गए, प्रेरणार्थक क्रियाएं हो गए। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं में क्रिया के साथ आकर अथवा वह जुड़कर जाता है, जैसे कि धोना का धुलवाया, बनाना का बनवाया, सिलाना का सिलवाया, लिखना का लिखवाया, खरीदना का खरीदवाया, पीना का पिलवाया। नाम धातु क्रिया, जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग किसी क्रिया की तरह किया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल ने अपने मित्र से पुस्तक मंगवाई, दूसरा उदाहरण राधा ने अपनी साड़ी रंगवाई। तो उपरोक्त दोनों वाक्यों में क्रिया मंगवाए तथा रंगवाई क्रमशः मांग और रंग से बनी है, इसीलिए यह क्या है, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा है, क्रिया यह घटक व्याकरण के अंतर्गत देखा है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।